हमारे ज्ञान विविध संस्कृत ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक सभ्यता के जो बचे हुए जो प्रश्न उत्तर थे, प्रश्नोत्तर की जो तीसरी सीरीज है वो लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आप उनको देखते होंगे, घर पर प्रैक्टिस करते होंगे और उनको लगातार आप पढ़ते रहिएगा, घर पे लिखते रहिएगा, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। चलो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर कल 21 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 22वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन में है, आप देखिएगा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये हमने जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कठोपनिषद में ये यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। आत्मा की आत्मा जो होती है ना तो मरती है ना जीती है, आत्मा जो होती है वो अजर अमर होती है, और इसके बारे में ये संवाद बताया गया है जो आपका कठोपनिषद में है। क्वेश्चन नंबर 23, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे केकय के। पांचाल का अलग था, काशी का अजातशत्रु था और ये केकय का था। ये कई बार सीधा का सीधा चारों मिलाने वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। तो अश्वपति जो था वो केकय का राजा था। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये कौन सा क्रम है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, वैदिक साहित्य, संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये जो पहला ऑप्शन है ये अपना राइट है। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 25, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। अभी पिछली क्लास में ही हमने इसके बारे में अध्ययन किया था कि जो सिंधु नदी है आपकी, जिसे हिरण्या नदी भी कहती थी, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और सरस्वती जो नदी है वो नदी तमा, देवी तमा भी कहा गया है। गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है और सतुद्री, सतलज जो वर्तमान जो नदी है वो। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। देखो इसमें चेनाब जो नदी है, चेनाब का प्राचीन नाम जो था वो अस्किनी था और चेनाब को चीनाब भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जब हमने बात की थी तो चेनाब भारत का जो उत्तरी छोर जो था, जो चेनाब नदी के किनारे था, मांडा, और इस काल में इसका प्राचीन नाम अस्किनी हमें मिलता है। नेक्स्ट पर आते हैं, ऋग्वेद काल में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी आर्यों के समय यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ थी, कुंभा और क्रूम। विपाशा और सतुद्री भारत की है। ये तो व्यास और सतलज हो गई, ये पुरुषनी रावी नदी हो गई, ये अस्किनी अपनी चेनाब नदी हो गई। ये तीनों भारत की है और ये आपकी हो गई अफगानिस्तान की। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, अफगानिस्तान में, सीधा का सीधा। अब ये देखो मिलाने वाला जो क्वेश्चन है, सूची 1 और इसमें कूट हम मिला सकते हैं। तो कुंभा जो है वो काबुल, पुरुषनी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज, कुंभा काबुल। तो 1 का 2 ये देखिएगा, 1 में ही हो जाएगा पूरा। बाकी के आप क्वेश्चन को पूरा छोड़ दीजिएगा, केवल इसको 1 को टच कीजिएगा। 1 का 2, फिर बी का 3, ये बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य काल में भी इस धातु के बारे में पूछते हैं। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ था। तो ये था, ये एक सोने का सिक्का था जो गले में पहना जाता था, एक सिक्का था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, निष्क जो है वो एक सोने का सिक्का था वैदिक काल में। वैदिक काल की बात करें, ना कि हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं। तो निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। ऑप्शन डी, सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? अभी मैंने बताया था गले का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, अभी हमने बात की थी, ये सोने का आभूषण था और गले में पहना जाता था। क्वेश्चन नंबर
36। बोगज कोई महत्वपूर्ण है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में देवी और देवताओं के नामों उल्लेख मिलते हैं, बिल्कुल राइट। इसमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 देवता है, 1 2 3 4। इन चारों देवताओं के संधि पत्र पर हस्ताक्षर मिलते हैं, तो बी ऑप्शन अपना जो है इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अभी ये बोगज कोई, इसमें 4 जो देवता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? यानी वेदों के उत्तर में, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, प्रथा चतुष्टय 4 वेदोत्तर काल में, वेदों के अंतिम समय में। तो ये देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये नहीं होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये ऋग्वेदिक काल में आ गए थे। ये 4 जो है ब्रह्मचर्य, ये 4 देवता है, तो देवता भी ऋग्वेद काल में आ गए थे। उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है, तो उत्तर वैदिक काल में आपका ये ब्रह्मचर्य चारों जो आश्रम है 0-25 से शुरू होता है, और ये जो आश्रम है ये होंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये क्या आ गया? ये हो गया, सही हो गया। ये देखो, टेक्नोलॉजी से मैं दूर ही रहता हूँ। अभी आज जो क्लासें हैं वो मैंने ऑफलाइन, जो वाइट वाला बोर्ड है जो बच्चे पढ़ते थे पहले, उसी पे मैंने क्लासें ली है। बस केवल ये अपना प्रश्नोत्तरी वाला जो है ना, ये इस पे आएगा, और बाकी का जो जितना भी है ना वो इसी पे आएगा। 2 क्लासें उस पे होगी, 1 क्लास ये इस पे होगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर लिखने में फिर काफ़ी समय लगता है, इसलिए। देखो, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक। ये देखो, दोनों कथन राइट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2। इस सीरीज का ये अपना लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्म वादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? गार्गी जो थी वो उत्तर वैदिक काल की थी। सावित्री जो थी सूर्य काल की, जो सावित्री अपनी प्रातः काल की गॉडनेस थी, जिसको ऋग्वेद के 3रे मंडल में जिसका उल्लेख मिलता है। लीलावती वैसे महिला थी, लीलावती उसी के नाम पे गणितज्ञ से संबंधित थी, और लीलावती हॉस्पिटल है बॉम्बे में, इन्हीं के नाम पर है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लोपामुद्रा। ठीक है, ये साथियों आज की जो अपनी जो प्रश्नोत्तर वाली सीरीज है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन जो लिए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप घर पर इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे और शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो आप ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें,
और आज अपनी तीनों क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। कल जो है प्रश्नोत्तर इसी वैदिक सभ्यता के हम लेकर आएंगे। रीट की जो सीरीज है उसी में इंडियन हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।